लेकिन आज पहली फिक्र इजराइल ईरान तनाव की करेंगे। देखिए, एक हफ्ते पहले इजराइल ईरान में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब से ठीक एक हफ्ते बाद क्या इजराइल ईरान में सीजफायर टूट जाएगा? क्या 168 घंटे बाद इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? इन सवालों ने ईरान की फिक्र बढ़ा दी है, इन सवालों ने पश्चिम एशिया की फिक्र बढ़ा दी है, इन सवालों ने महायुद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है। इजराइल ईरान में वॉर 2 का टाइमर क्यों ऑन हो सकता है? इससे जुड़े 5 संकेत आपकी स्क्रीन पर। पहला संकेत ईरान के रक्षा विशेषज्ञ इब्राहिम मोत्ताकी ने दिया है। उन्होंने ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर बयान दिया कि इजराइल 7 दिन बाद ईरान पर फिर से सैन्य हमला करेगा। दूसरा संकेत ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोसावी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की ओर से किसी भी समय सीजफायर खत्म किया जा सकता है। तीसरा संकेत खमेनी के सलाहकार अली लारीजानी ने दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या करना चाहता है। चौथा संकेत ईरान के बड़े शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह मकारिम शिराजी ने दिया है। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का फतवा जारी कर दिया है। और पांचवा संकेत IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दिया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वो कुछ ही महीनों में परमाणु प्लांट को दोबारा शुरू कर सकता है। सोचिए, मतलब यह है कि ईरान लापता 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को कभी भी परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल कर सकता है और ईरान को रोकने के लिए इजराइल सीजफायर को फिर तोड़ सकता है। सबसे पहले 7 दिन में वॉर टाइमर ऑन होने वाले बयानों को डिकोड करना जरूरी है। ईरान में यह आशंका सबूतों के आधार पर 2 महत्वपूर्ण लोगों ने जाहिर की है। ध्यान से देखिएगा क्यों। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया उससे पहले भी कुछ अलग अलग बयान आ रहे थे, इसीलिए यह बयान सुनना, समझना, जानना जरूरी है। और इनकी ग्रेविटी और इनका प्रोफाइल, इनमें एक है ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के चीफ अब्दुल रहीम मोसावी। ईरान के टॉप सैन्य अधिकारियों के मारे जाने के बाद मोसावी के हाथों में कमान है। अब्दुल रहीम मोसावी ने रविवार को सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है और इजराइल की ओर से सीजफायर जल्द तोड़ने की आशंका जताई है। दूसरे हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के फैकल्टी हेड इब्राहिम मोत्ताकी को ईरान का वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ माना जाता है और पश्चिम एशिया में इनके अपने मजबूत सोर्सेज हैं, इनके पास अपनी इंटेल होती है। 7 दिन में इजराइल के हमले की बात इन दोनों लोगों ने कुछ इस तरीके से की है। ध्यान से देखिए, ईरान के आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ के चीफ मोसावी ने कहा कि युद्ध विराम के लंबे वक्त तक बने रहने पर संदेह है, देयर इज अ डाउट। ईरान के रक्षा विशेषज्ञ मोत्ताकी ने कहा कि इजराइल ने सेना और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सीजफायर किया। ईरान के सैन्य अधिकारी ने कहा कि इजराइल किसी भी समय सीजफायर को तोड़ सकता है। ईरान के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि सीजफायर का इस्तेमाल हथियारों को इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मोसावी ने कहा कि इजराइल हमला दोहराता है तो ईरान कड़ा जवाब देगा। तो वहीं मोत्ताकी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल एक हफ्ते के अंदर ईरान पर हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इजराइल ईरान पर दोबारा हमले क्यों कर सकता है। हमने सवाल पर फिक्र की फाइल तैयार की है। इस फाइल को ओपन करते ही सारे शक यकीन में बदल रहे हैं। ईरान पर इजराइल ने हमला करने की पहली वजह है ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का गायब हो जाना और इससे जुड़ी आशंका है कि ईरान इस यूरेनियम से कभी भी 10 परमाणु बम बना सकता है। इस बात का अंदाजा इजराइल को भी है। इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज ने ईरान को चेतावनी दी है कि तेहरान सभी यूरेनियम इजराइल के हवाले कर दे, इसी में उसकी भलाई है। दूसरी वजह ईरान के परमाणु रिएक्टर्स का पूरी तरह बर्बाद ना होना। यह पक्की खबर है कि ईरान ने नतांज और फोर्दो परमाणु प्लांट पर मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आज IAEA चीफ के एक बयान से इस बात की पुष्टि भी हो गई। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब नुकसान ही ज्यादा नहीं हुआ तो मरम्मत में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तीसरी वजह है कि ईरान की मिसाइल पावर। इजराइल को लगता है कि ईरान तभी सरेंडर करेगा जब खमेनी के मिसाइल भंडार का पूरी तरह से खात्मा होगा। चौथी वजह है कि खमेनी जंग के बाद भी ईरान में खमेनी की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं आई है। ऑन द कॉन्ट्ररी, खमेनी के विरोध में जितनी आवाजें थी वो बैठ गई हैं, सिंपैथी वेव उनके फेवर में।
वो आज भी ईरान में आम लोगों के हीरो हैं। उनका जिंदा रहना इजराइल की जीत में सबसे बड़ी बाधा है। और देखिए, खमनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने भी दावा किया है कि इजराइल नए सिरे से खमनेई की हत्या की योजनाएं बना रहा है। पांचवी वजह है युद्ध में इजराइल का भारी नुकसान। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही के निशान नेतन्याहू को आज भी बेचैन कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। इजराइल ने इसके बाद गाजा में तबाही मचा दी। गाजा को समतल बनाने के लिए हमास पर इजराइल के हवाई हमले आज भी जारी हैं। हमास और इजराइल की जंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इजराइल के शहर खंडर बने हो, लेकिन ईरान ने तेल अवीव को और हाइफा को टारगेट करके इजराइल का हवाई किला कई बार ध्वस्त किया। इजराइल के वजूद को ललकारा है। नेतन्याहू ईरान पर इसलिए आक्रोशित ज्यादा हैं और कहा जा रहा है कि वो तेहरान पर किसी भी दिन अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। महायुद्ध पार्ट 1 में बेशक भिड़ंत ईरान और इजराइल की हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की रही है। आज जब सीज फायर को 1 हफ्ता बीत चुका है, तब भी यही बंकर बस्टर बम ट्रेंड कर रहा है। विमर्श इस बात पर है कि अमेरिका के स्टॉक में कितने बम बाकी हैं। अगर कल को जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया तो क्या उसके पास इतने बम हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा पाए? बल्कि अगर नेटो से जंग छिड़ गई रूस की, तो फिर क्या करेगा अमेरिका? सवाल अमेरिका की क्षमता पर है। आखिर उसका फ्यूचर प्लान क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के पास 20 GBU-57 बंकर बस्टर बम थे, जिनमें ईरान के खिलाफ 14 का इस्तेमाल किया गया। यानी अब उसके पास सिर्फ 6 बंकर बस्टर ही बाकी हैं। तो क्या ईरान में न्यूक्लियर सेंटर्स पर तबाही मचाने वाला बम खुद ही संकट में घिरा हुआ है? क्या अमेरिका ने जानबूझकर अपना स्टॉक खाली किया है ताकि नेक्स्ट जनरेशन बम बनाने का रास्ता साफ हो सके? क्या अमेरिका को सीज फायर की जल्दी इसलिए थी क्योंकि उसके पास दोबारा बमबारी के लिए बंकर बस्टर बम ही नहीं थे? ये सब सवाल हैं, शंकाएं हैं, अनुमान हैं। ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को अमेरिका ने टारगेट किया, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई कि अमेरिकी हमले का इंपैक्ट ज्यादा नहीं हुआ। अब यह थ्योरी सामने आई है कि अमेरिका के पास सिर्फ 6 बंकर बस्टर बम ही हैं और कोई नया विकल्प नहीं होने की वजह से बीच का रास्ता निकाला जाए। क्योंकि अमेरिका के सामने 2 चुनौतियां हैं, एक यूक्रेन वर्सेस रशिया, जो कभी भी रशिया वर्सेस नेटो हो सकता है, और दूसरा चीन जिस तरीके से ताइवान को देख रहा है। फ्रिंज एलिमेंट में नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका का फोकस GBU-57 से भी ज्यादा घातक बम बनाने पर है। यूएस का रक्षा विभाग अब नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। भारी भरकम वजन और आकार के आधार पर GBU-57 बम को दुनिया में दैत्य का दर्जा मिला। यह बम धरती के 200 फीट नीचे तक कंक्रीट और स्टील से बने बंकरों को फाड़ डालने की शक्ति रखता है। हालांकि ईरान की परमाणु फैसिलिटी जमीन के 300 फीट नीचे तक बनी है, इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि GBU-57 से नुकसान पहुंचाने के बावजूद मिशन पूरा नहीं हुआ। दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर इमेज को भी चोट पहुंची है, इसीलिए वो नए प्लान पर काम कर रहा है। खबरें हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स अब चाहती है कि सुपर हैवी बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 को ही रिटायर कर दिया जाए। इसकी जगह नया बम लेगा जिसके नतीजे ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अमेरिका नेक्स्ट जनरेशन पेनिट्रेटर लेकर आ रहा है। इसका वजन 10,000 किलो होगा। इसके जरिए दूर से ही दुश्मन को टारगेट किया जा सकेगा ताकि पायलट को कोई खतरा ना हो। GBU-57 के मुकाबले इसका वजन 4,000 किलो कम होगा, लेकिन ताकत उससे ज्यादा। इस बम का नाम अभी सामने नहीं आया है, यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि यह कितनी गहराई तक मार करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि नया बम 200 फीट से ज्यादा नीचे तक तबाही मचाएगा। नए बम के लिए खासतौर पर B-21 बम वर्षक तैयार हो रहा है। अगर GBU-57 से नए बम की तुलना करें तो यह हल्का, स्मार्ट और ज्यादा घातक होगा। एक सवाल यह भी है कि अगर GBU-57 इतना गेम चेंजिंग था तो उसके तुरंत बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी ऐसे वक्त में जब पश्चिम एशिया में जंग के बादल दोबारा मंडरा रहे हैं। ईरान वर्सेस इजराइल कभी भी शुरू होने का खतरा है। क्या ट्रंप की टीम अपने बंकर बस्टर को लेकर जो दावा कर रही है वो महज प्रचार पाने का एक तरीका था? सोचिए, ईरान के न्यूक्लियर बंकर अभी तबाह नहीं हुए हैं और अमेरिका का स्टॉक खाली हो गया। नई रणनीति के लिए बहुत कम बाकी है। यह देखने वाली बात होगी कि अगर नेतन्याहू फिर ट्रंप से मदद मांगते हैं तो वो क्या करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बॉम्ब की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन की, हम बात कर रहे हैं
किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन वेपन तैयार होंगे, तो अगला वेपन जो है उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भारत के पड़ोसी जो है वो बना रहे हैं और वो कभी भी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान से बात चीन की हो रही है। हम बात कर रहे हैं चीन के उस विध्वंसक हथियार की जो युद्ध लड़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बंकर बस्टर बम की चर्चा हो रही है और इससे पहले आशंका थी कि रूस यूक्रेन युद्ध में फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन चीन ने सबको चौंका दिया है। चीन ने दुनिया के सामने अपना नया बम पेश किया है जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। इसे फिलहाल कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे ब्लैकआउट बम कह रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उससे पहले सोचिए, हर सर्दी हर विंटर में रशिया किस तरीके से ब्लैकआउट लाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। सोचिए। अब आगे की बात करते हैं, इस बम के बारे में बात करते हैं जो चाइना का बम। बड़ी बात यह है कि यह बम जो चाइना बना रहा है, ब्लैकआउट बम, बिना बारूद के भीषण तबाही ला सकता है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस ब्लैकआउट बम के एनिमेशन का वीडियो जारी किया। यह देखिए, क्लस्टर बम की तरह से इसमें से बॉम्बलेट्स गिरते हैं। इसमें जमीन पर तैनात एक वाहन से इस ब्लैकआउट बम को लॉन्च किया जा रहा है। वीडियो में हथियार के लॉन्च होते ही सिलेंडर के आकार के 90 सब म्यूनिशन बाहर निकलते दिखाई देते हैं। ये कनस्तर जमीन पर गिरने के बाद बाउंस करते हैं और फिर इनमें विस्फोट होता है। इसके बाद दुश्मन के इलाके में भीषण तबाही होती है। वैसे तो ये एनिमेशन वीडियो है, लेकिन चीन ने इस हथियार का नाम नहीं बताया है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस रहस्यमयी मिसाइल या ब्लैकआउट बम इसको कह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये एक ग्रेफाइट बम, जिससे हमला करने पर टारगेट किए गए इलाके में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह खत्म हो सकती है। इस बम की रेंज 290 किलोमीटर है। इस बम में 490 किलो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल होता है। इस बम से दुश्मन का 10,000 वर्ग मीटर का इलाका तबाह हो सकता है। इस बम में बारूद की जगह कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल होता है। दावा किया जा रहा है कि यह बम दुश्मन की फौज के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खत्म कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर इसको आप एयर डिफेंस सिस्टम से पेनिट्रेट करके आसमान में रोकेंगे, तब भी इसके बॉम्बलेट्स गिर सकते हैं। चीन की सेना इस ब्लैकआउट बम का इस्तेमाल कब से कर रही है? चीन का यह बम प्रोडक्शन के किस चरण में है? और क्या वाकई इस बम से वॉरफेयर का तरीका बदल जाएगा? इस रील को आप जरूर देखें। चाइना ने ऐसा तरीके का बॉम्ब बना रखा है कि जो हवा में उड़कर उसके अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, जो फिर अलग अलग पावर स्टेशन के ऊपर हमला करते हैं और उनको बर्बाद करते हैं। तो आपके पूरे इलाके में 200-300 किलोमीटर में, शायद उससे ज़्यादा भी होगा, आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई ही बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी तो आप एक भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चाइना का नया हथियार है और काफ़ी कारगर साबित होगा। फोर्स मल्टीप्लायर का इफेक्ट तब तक रहता है जब तक उसके कोई विरुद्ध जो उसकी एंटी जो उसके सिस्टम वो बनाया नहीं जाता। वो 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में बन ही जाता है और फिर कोई और फोर्स मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होता है। तो चाइना इनिशियली उनके पास एडवांटेज तो रहेगा जब तक उनके विरोधी जो हैं उसका कोई काउंटर नहीं ढूंढ लेते।